हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दूसरे लेक्चर में हम जानेंगे कि जो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं वो मटेरियल का जो बिहेवियर होता है लोडिंग कंडीशन में कैसा होता है, और जब हम उन मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो कैसे डिफॉर्म होते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है। कौन कौन से मटेरियल हैं जिनका हम स्टडी करते हैं। तो इन सभी मटेरियल का जिनका भी हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले सब्जेक्ट में जिन जिन मटेरियल की बात करते हैं उन मटेरियल के बारे में जानना हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी डिजाइन करते हैं तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से हमें जानना जरूरी होता है। अब उसमें हम चाहे जिस भी प्रकार के प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के मटेरियल का यूज कर रहे हैं, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वह हमारे रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए उसका जो बिहेवियर लोगों ने स्टडी किया है, जो इंजीनियरिंग में उसका सिग्निफिकेंस है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब हम जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि माइल्ड स्टील का बिहेवियर कैसा होता है, स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के केस में, और रबर, कॉर्क, कंक्रीट, इन सब के केस में कैसा होता है। और हमने डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेसेस होती है उसके बारे में बात किया था, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात किया था, डक्टिलिटी के बारे में बात किया था, हार्डनेस के बारे में बात किया था, टफनेस के बारे में बात किया था। तो इन सभी को हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखा था। अगर आपने लेक्चर 1 को मिस किया है तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 1 को आप देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं कि जो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े को जब आप क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं तो इस टाइप का कुछ व्यू देखने को मिलता है। इस व्यू में आप देखेंगे कि ये इस अलग अलग डायरेक्शन में जो इस वुड की प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, डिफरेंट है। ये जो रिंग्स हैं, जब आप बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप वुड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ओवरऑल लुक की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो वुड की प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये जो, अगर हम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, यक्स वाई और जेड, यक्स वाई और जेड की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में जो वुड की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो। तो इन डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोट्रोपिक। तो ऑर्थोट्रोपिक एक वर्ड है जिसके माध्यम से हम उस उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। बहुत सारे मेटल जो होते हैं, स्टील हुआ और भी जो मेटल है, इनमें क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम होती है। अब हम एक एलियोट्रॉपिक करके एक प्रॉपर्टी होती है। एलियोट्रॉपिक में क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे ऑर्थोट्रोपिक में डिफाइन किया कि तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एलियोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वह सभी डायरेक्शन में अलग अलग होती है। आइसोट्रोपिक में तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, तो होमोजीनियस में जो प्रॉपर्टी होती है वह समान होती है। तो जो भी होमोजीनियस है वह होमोजीनियस जो होता है वह आइसोट्रोपिक नहीं हो सकता, क्योंकि होमोजीनियस में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन अगर प्रॉपर्टी मेटल की सेम है, इसका मतलब वो होमोजीनियस है। लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है, जेड डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आइसोट्रोपिक होने के लिए तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का सेम होना जरूरी है। लेकिन होमोजीनियस के केस में एक्स डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो वह प्रोडक्ट जो होगा होमोजीनियस होगा। तो इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं कि कौन कौन से जो मटेरियल हैं आइसोट्रोपिक होते हैं, कौन कौन से एनआइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब जो भी मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है वो एनआइसोट्रोपिक है, मतलब 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। अब जो ग्लास है, बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, मेटल्स होते हैं, और क्यूबिकल क्रिस्टल जैसे डायमंड हुआ, स्पाइनल हुआ, इन सब का जो प्रॉपर्टी होती है मतलब तीनों डायरेक्शन में समान होती है। एनाइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस किया। वुड का हमने केस देख लिया, वुड हुआ, आइस हुआ, बहुत सारे क्रिस्टल हुए, मसल्स फाइबर हुए, निकल और कॉपर का जो क्रिस्टल हुए, तो ये सब एनाइसोट्रोपिक में आते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सॉलिड मैकेनिक्स की स्टार्टिंग जो समझने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं, तो
इलास्टिक कांस्टेंट आते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है कि इलास्टिक, अब नाम से ही कांस्टेंट है तो यह मतलब कि एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन एक टर्म जुड़ा है इलास्टिक। तो इलास्टिक लिमिट तक ही ये जो हम कांस्टेंट की भी बात करेंगे, ये इन कांस्टेंट की वैल्यू इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि जैसे आपने एक स्टील की जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस में अंदर डेवलप होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया, वो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है और उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस को आपने समझ लिया। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक में क्या होता है कि आपने ऊपर से कुछ लोड लगाया, मतलब आपका ये ब्लॉक है, आपने इसको ऐसे कुछ लोड लगाया। तो इस टाइप से जब आप लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें शियरिंग होगी, इसमें क्या होगा कि इस फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगी और यह क्या होगा, आपका ब्लॉक ऐसे से ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेन होगी वो शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। जब आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट शियर टेस्ट की जब हम बात करेंगे उसमें इस शियर स्ट्रेस की बात हम डिटेल में करेंगे। तीसरा आता है कि बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या होता है, बल्क मॉडुलस जैसे आपका एक क्यूबिकल कोई सब्सटेंस है, क्यूबिकल कोई मटेरियल है, इस पे आपने कुछ कुछ फोर्स लगाया, कुछ प्रेशर लगाया। अब इस प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि एक्चुअल वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डायरेक्ट इस पे फोर्स लगाया उसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो डायरेक्ट जो स्ट्रेस है डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि जो वॉल्यूम पहले था अब जो कुछ वॉल्यूम उसका कम हो गया, तो जितना चेंज हुआ है पूरे के करस्पॉन्डिंग वो आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या हुआ, बल्क मॉडुलस हुआ। अब अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं आगे। जो आपको पता होगा, एक कंप्रेसिबल मटेरियल होता है और एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है। तो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल जो होता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वह 0.5 होता है। तो अगर हम आगे हम बात करेंगे कि ये पॉइजन, ये जो आपका बल्क मॉडुलस है और यंग्स मॉडुलस, इनमें रिलेशन क्या होता है, लेकिन अभी यह रिलेशन ये हम जान लेते हैं कि जो यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में ई इक्वल टू 3 के 1 - 2 में यह रिलेशनशिप होता है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो यह आपका 0.5 के केस में अगर हम 0.5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। तो मतलब जो आपका बल्क मॉडुलस है वह इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव मीन्स कि वह इनकम्प्रेसिबल मटेरियल को डिनोट करता है। अब ये जो आपका बल्क मॉडुलस है, अगर इसका हम 1/k निकालें, जो इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल अगर हम इसका निकालेंगे तो उसको बोलते हैं, किसी एक टेम्परेचर पे अगर इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। और एक नेक्स्ट जो है इलास्टिक कांस्टेंट है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है कि जैसे कि आपने आपने यहाँ आपके पास कोई यहाँ पे एक प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर शेप का, इस पे आपने क्या किया, लोड लगाया, ये डिफॉर्म हो गया। तो एक्स एक्सिस में भी डिफॉर्म होगा और क्या होगा, वाई एक्सिस में भी डिफॉर्म होगा। तो एक्स एक्सिस में जो डिफॉर्म हुआ उसको उसको क्या जो एक्स एक्सिस में जो उसकी स्ट्रेन आई एक्सियल स्ट्रेन है, और जो वाई एक्सिस में जो स्ट्रेन आई वो लेटरल स्ट्रेन है। तो जो पॉइजन रेशियो की डिफिनेशन होती है कि जो लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्सिलॉन वाई नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमने जब आप अपने इसको खींचा तो क्या हुआ, जो वर्जिनल जो मतलब कि जो आपकी थिकनेस थी वो थिकनेस कम हो गई। तो इनिशियल माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ये पॉइजन रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है पॉइजन रेशियो की, ये -1 से लेकर के 0.5 के बीच में लाई करती है। अभी हमने जैसे बात किया कि जो इलास्टिक कांस्टेंट है ई, मतलब यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है, तो यह बहुत ही नॉन रिलेशनशिप है। ई इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू, ई इक्वल टू 2g 1 + म्यू, ई इक्वल टू 9 kg/3k + g। और ये आपका पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो का जो रेसिप्रोकल होता है 1/m, यम क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है। तो ये इसका ये इस तरह हम जान सकते हैं। तो इसको जस्ट आप अपने रेफरेंस के लिए इसको जस्ट आप
समझ सकते हैं कि यह जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसमें क्या रिलेशनशिप होती है। अब हम पॉइजन रेशियो को जो कैलकुलेट करते हैं वह विद इन इलास्टिक लिमिट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए, तो इलास्टिक लिमिट से आगे जो ये आपका जो पॉइजन रेशियो है, इसको फिर पॉइजन रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। तो ये डिफरेंस है। अगर इलास्टिक लिमिट तक की बात की रही है तो पॉइजन रेशियो आएगा, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के बाद की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम है। जस्ट एक नाम चेंज हो गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशियो, आफ्टर इलास्टिक लिमिट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वह आपको पता रहनी चाहिए। जैसे स्टेनलेस स्टील के केस में 0.3 से 0.31, स्टील के केस में 0.27 से 0.3, कास्ट आयरन के केस में 0.21 से 0.26, कॉर्क के केस में 0, और रबर के केस में 0.5, एल्युमिनियम के केस में 0.2 और कॉपर के केस में 0.34। अब इसको इंक्रीजिंग, यह आपका रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपका पॉइजन रेशियो है। तो पॉइजन रेशियो सबसे जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप इसमें जान सकते हैं। अब जो बहुत जो ये हमने देखा है, हमने कितने टाइप के मटेरियल की बात की, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम है। ऑर्थोट्रोपिक में क्या किया, प्रॉपर्टी जो है तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग थी। नॉन आइसोट्रोपिक में मतलब कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग। तो इनका क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल को हम जो मिनिमम मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट जो कांस्टेंट हैं उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो जो आइसोट्रोपिक के केस में जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं नंबर ऑफ 2 होते हैं, ई एंड न्यू। आर्थोट्रोपिक के केस में 9 होते हैं और नॉन आइसोट्रोपिक केस में 21 होते हैं। ये 2, 9 और 21 कैसे आता है, इसकी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स। अभी बेसिक में बेसिक चीजें आप जानिए। एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स की जब बात आप करेंगे तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, कैलकुलेट करके जानेंगे कि कैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आइसोट्रोपिक केस में 2 है, आर्थोट्रोपिक केस में 9 है और नॉन आइसोट्रोपिक केस में 21 है। अब आपने हुक्स लॉ देखा था। हुक्स लॉ क्या देखा था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, और हमने ये भी डिफाइन किया था सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो अब हम जानते हैं हुक्स लॉ जो होता है उसका एप्लीकेशन क्या है। हुक्स लॉ को हम किन किन कंडीशन में और किस किस टाइप के लोडिंग के केस में हम अप्लाई कर सकते हैं उसका थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब क्या है कि जैसे आपके पास एक क्यूब था, इसका जो डायमेंशन एल, बी और डी है। अब इसमें क्या हुआ, हमने एक एक यक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा लोड लगाया तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुई। अब इसमें क्या हुआ, इसको हम लोड लगाया तो स्ट्रेस डेवलप हुई। अब क्या होगा कि हमने लगाया था लोड एक्स डायरेक्शन में, तो इससे क्या होगा कि जो इसका ये इसमें जो इसके शेप में जो चेंजेस होंगे वो तीनों डायरेक्शन में होंगे। मतलब जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों डायरेक्शन में इसके शेप में चेंजेस हुए। अब हम इसको अगर हम एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन हुआ, हुक्स लॉ से क्या था, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो हुक्स लॉ से क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई ई। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई ई। पॉइजन रेशियो क्या होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में खींचा तो वाई में भी कुछ चेंज हुआ और जेड में कुछ चेंज हुआ, तभी तो इसका शेप चेंज हो गया। तो जो पॉइजन रेशियो यहाँ पे था वह पॉइजन रेशियो माइनस एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ से एप्सिलॉन वाई इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। देन एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। अभी एप्सिलॉन जेड को इस जैसे हमने एप्सिलॉन वाई निकाला वैसे एप्सिलॉन जेड को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जेड इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। तो अगर हमें यहाँ पे क्या क्या पता था, म्यू पता था और एक्स डायरेक्शन में लोड लगाया तो जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो भी पता था। तो इससे हमने क्या किया कि जो एप्सिलॉन या जो स्ट्रेन है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा जब हम तीनों डायरेक्शन में लोड लगाते हैं तो क्या होता कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होती है, और इस तीनों डायरेक्शन में जब स्ट्रेस डेवलप होगी तो इसका जो मतलब चेंज आएगा,
जो इसकी स्ट्रेन होगी वह कैसे होगी। तो यक्स हमने यक्स डायरेक्शन के केस में जो स्ट्रेन होगी वह क्या होगी, एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू, तो सिग्मा एक्स डायरेक्ट लगा तो सिग्मा एक्स बाई। अब वाई और वाई के केस में क्या होगा, पॉइजन रेशियो को इंक्लूड करके हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, जैसे एप्सिलॉन एक्स बाई माइनस म्यू म्यू यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स क्या था, एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई माइनस, एक्चुअली ये माइनस अब म्यू म्यू से आ गया, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। मतलब कि जो जो सिग्मा एक्स है उसके डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से ये स्ट्रेन आई, लेकिन जो वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई लगा था उसकी वजह से भी इसके शेप में चेंज हुआ, तो वह भी स्ट्रेन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेगेटिव साइन हमने पहले बताया कि क्यों लगता है, क्योंकि जो फाइनल जो इसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं पॉइजन रेशियो की वजह से। पॉइजन रेशियो को हमने इनिशियल में ही डिस्कस किया, इसको डिफाइन कैसे किया। तो ये एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन एक्स लिखती है तो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या था, वी इक्वल टू एल वी डी था। अब इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, तो इसको इसको डेल्टा वी आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा। डेल्टा वी इक्वल टू क्या, यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बी इंटू डी प्लस एल डेल्टा बी इंटू डी प्लस एल बी इंटू डेल्टा डी। अब एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन जो वॉल्यूमेट्रिक, एप्सिलॉन वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे हम पुट करेंगे, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू सेम प्रकार से पुट करेंगे, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू सेम प्रकार से पुट करेंगे। अब क्या होगा, एप्सिलॉन वी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई 1 - 2 म्यू। अब क्या होगा कि जो आपका एक स्पेशल केस इसका समझते हैं कि अगर ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों सेम है, मतलब कि ऐसा आप सोचिए कि एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, तो सिग्मा इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो इसके केस में क्या होगा, ये आपका जो सिग्मा एप्सिलॉन वी है वह 3 सिग्मा वाई 1 - 2 म्यू इक्वल टू सिग्मा वाई के। अब के यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस। तो ई आपका, अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ई यहां से सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। अब ई और के में जो रिलेशनशिप है यहां से आप निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू 3K 1 - 2 सिग्मा। अब अगर इसमें ऐसा कुछ कंडीशन आती है कि हमने लोड तो लगाया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, हमने प्रेशर लगाया और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, जीरो है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम जीरो कर देते हैं तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, 0.5। तो हमने भी जैसे पीछे बात किया, जस्ट पीछे यहाँ पे हमने क्या बात किया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे हमने ये देखा था कि इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के केस में पॉइजन रेशियो 0.5 क्यों होता है। तो अब हम यहाँ से इसको समझ लिए कि क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो लोड लगाने पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि नॉन डायलेटेंट मटेरियल है ये। अब थोड़ा सा और समझते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही समझेंगे लेकिन सिलेंड्रिकल जो बार है उसके केस में समझेंगे। तो आपका एक सिलेंड्रिकल बार था, उसको आपने प्रेशर लगाया और उसके लेंथ में और डायमीटर में दोनों में चेंज हो गया। अब इसको देखते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल बार, V इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू एल। अब इसमें क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वह लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर है उस पर प्रेशर लगाया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल टू π/6 d क्यूब। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करिए और जो जो आपकी फाइनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी वो 3 टाइम्स इंटू एप्सिलॉन d आ जाएगी। अब ये तो हो गया इन सारी चीजें।
अब हम, आपने सुना होगा कि जगह जगह बहुत जगहों पे लिखा रहता है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, इसका क्या क्या, इसको हम कैसे जानते हैं? तो सिंपल सा टर्म है कि प्रिज्मेटिक बार वह बार है जिसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह यूनिफॉर्म है। तो बस प्रिज्मेटिक बार उसको बोल देंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि बढ़ रही है, जैसे कि ट्रेपेजोइडल फॉर्म में बढ़ रही है या और किसी फॉर्म में बढ़ रही है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि नॉन प्रिज्मेटिक बार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ बार। मतलब कि कोई बार है वो एक जगह फिक्स किया गया, उसको खींचते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वह कितना होगा। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये बार था, इसको खींचा, डेल्टा एल का डिफ्लेक्शन हो गया। तो जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुई, इस सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, मतलब टोटल लोड लगा कितनी एरिया पे लगा, पी बाई ए आ गया। स्ट्रेन के हुक्स लॉ से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई ई। अब सिग्मा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, सिग्मा अपान ए, यहाँ पे सिग्मा बाई ए था, अब यहाँ पे सिग्मा सिग्मा की वैल्यू पी बाई ए यहाँ पुट कर दीजिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू पी अपान ए। अब जो आपका एप्सिलॉन क्या था, स्ट्रेन था, डेल्टा एल बाई एल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा इक्वल टू पी अपान ए बाई एल लिख सकते हैं। ए बाई एल क्या होता है, ए बाई एल को लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के, तो ये हो गया डेल्टा इक्वल टू पी बाई के। अब यहाँ पे ए बाई एल क्या था, इसको इसको बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस। मतलब कि जो भी मटेरियल की रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ है उसको बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस। तो यहाँ पे हम जस्ट देख लेते हैं कि इस वाले इक्वेशन से, इस वाले रिलेशन से, ये जो डेल्टा है और एल में लीनियर रिलेशनशिप है। और डेल्टा और यहाँ पे सिग्मा जो आपका स्ट्रेस था, स्ट्रेस और लेंथ में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेस और लेंथ में क्या रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है, लेंथ लेंथ पे डिपेंडेंसी जो है, मतलब सिग्मा जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, यहाँ ये प्रिज्मेटिक बार था। अब क्या हुआ कि दो तीन बार अलग अलग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया के हैं, अलग अलग जो प्रिज्मेटिक बार है उसको हमने कंबाइन कर दिया है, स्टेप बार कर दिया। तो अगर आपको बोले कि इन तीनों में कितना डिफॉर्मेशन होता है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जो इस तीनों का अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, डिफ्लेक्स, तीनों का अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा, इसका डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, तीनों को ऐड कर देंगे। और पीछे हमने डेल्टा इक्वल टू क्या देखा था, पी एल बाई, यही ऐड कर देंगे, तो डेल्टा इक्वल टू, इसमें क्या है कि फोर्स पी सेम लग रहा है और इसका जो यंग मॉडुलस है और ई है, तो पी बाई ई को बाहर ले सकते हैं, यहाँ से पी कॉमन लिए, ई को अंदर लाएंगे, यल अपान ई क्या था, हमने एक्सियल स्टिफनेस डिफाइन किया था, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका क्या था, एक इलास्टिक मेटल है, उसमें इधर से कंप्रेसर कंप्रेशन फोर्स लगा 100, कंप्रेसिव प्रेशर लगा 100 MPa का, और इधर से इसको खींचा, इस पे टेंसाइल टेंशन फोर्स लगा, इस पे प्रेशर बाहर की तरफ लगा 25 MPa, और इधर फिर इसमें बोल रहा है कि इधर अंदर की तरफ लगा। तो बोल रहा है कि ये सारा प्रेशर लग रहा है, और बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम चेंज अगर नहीं होगा तो सिग्मा जेड क्या होगा। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि तीनों स्ट्रेस को ऐड करेंगे वो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ से सिग्मा जेड निकाल लिया। स्ट्रेन का आपने ऑलरेडी देखा था, एप्सिलॉन एक्स वाई और जेड के केस में यहाँ पे स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। अब यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बोल रहा है कि तीन ब्लॉक हैं ए बी सी, इनको पास पास रख दिया गया है एक दूसरे के बगल में, और इधर से इनको फिक्स कर दिया गया है। अब बोल रहा है कि इन तीनों, इस ये जो ब्लॉक बी है इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इस पे जब 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का प्रेशर लगेगा तो इसमें कितना डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगी, तो हम जानते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर सिग्मा एक्स, इधर सिग्मा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। अब इसमें क्या होगा कि इसका तीनों का जो आपका यंग मॉडुलस वो भी दिया गया है। अब जो, अगर हमने इस पे 50 न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर का ये जो लगा फोर्स, इस पे जो प्रेशर लगा, क्या होगा कि इधर दोनों फिक्स है, तो इसमें क्या होगा कि जो
एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है, डिफ्लेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है वो जीरो होगा। तो लेकिन तीनों का जो मतलब इस पे जब 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का फोर्स लगा तो ये क्या होगा कि तीनों क्या होगा, डिफॉर्म होगा। लेकिन क्या होगा कि तीनों तरफ, इधर ये भी इधर फिक्स है, इधर भी, तो एक्स डायरेक्शन में ये क्या होगा, तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो जीरो होगा, जो डिफॉर्मेशन है, डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन को ऐड कर देंगे। अब डेल्टा की आप जानते हैं, डेल्टा सिग्मा एक्स से बाई एल, यल ये लिख देते हैं। स्ट्रेन जीरो होगी तो स्ट्रेन की वैल्यू ये होती है। तो आपका एक ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा एक्स आपका डेल्टा एक्स निकल जाएगा। अब कंपोजिट बार की बात करते हैं। कंपोजिट बार किसको कहते हैं? मतलब कि जैसे आपके पास तीन बार है, पहले एल्युमिनियम था, उसके ऊपर ब्रश, उसके बाद तीसरा फिर एल्युमिनियम, मतलब तीन बार को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको किसी से फिक्स कर दिया, या उसको उसको किसी माध्यम से फिक्स कर दिया, तो वो क्या बोलते हैं, टोटल बार को कंपोजिट बार कहते हैं। मतलब कि उसमें क्या होगा कि कंपोजिट बार दो बार हो सकते हैं, तीन बार हो सकते हैं, उसको फिक्स कर दिया गया, और उसमें अगर हम कोई लोड लगाएंगे तो उसमें एक ही साथ स्ट्रेन डेवलप होगी। तो अगर कोई कंपोजिट बार क्या हुआ कि मिनिमम दो बार, दो दो टाइप के बार को एक दूसरे के ऊपर रखा, और जब उस पर लोड लगाएंगे तो एक साथ स्ट्रेन डेवलप होगी। तो यह आपका एक कंपोजिट बार है। एक इन दोनों को मिला करके एक बार, कंपोजिट बार बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस पे पूरा फॉलो करता है। तो इन इन तीनों की जो वैल्यू है, एरिया और एंगल मॉडुलस दिया गया है। इसका ए वन होगा, ए टू इस पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि जो कंपोजिट बार के डेफिनेशन हमने क्या देखा कि अगर हम लोड लगाएंगे तो जो स्ट्रेन होगी, जो डिफ्लेक्शन होगा, वो सेम होगा दोनों में। तो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा पी वन क्या होगा, फोर्स मान लीजिए, जो फोर्स ए वाले से डेवलप होगा, और पी टू मान लीजिए बी का है, तो दोनों का डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। अब क्या है कि जो पी वन पी टू क्या है कि वो कितना है, पी के बराबर है, तो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। अब हमारे पास इक्वेशन एक है और इक्वेशन दो है, और इन दोनों से क्या निकलेगा, पी वन बाई पी टू, यहाँ से निकाल, पी वन और पी टू निकाल लेंगे, तो पी वन और पी टू इस तरह निकल जाएगा। अब यहाँ तक आई थिंक, यहाँ तक हमने क्या निकाला कि पी वन बाई पी टू को कैसे निकाला, यहाँ पे डिफ्लेक्ट, हम सुपर पोजिशन से क्या होगा, दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये डेल्टा वन और डेल्टा टू डेल्टा के बराबर है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो पी वन और पी टू का रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हमें डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो इस अब डेल्टा क्या था, पी एल बाई ए, और ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू यहाँ से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए, यही मतलब क्या है कि ए वन प्लस ए टू। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है, इसका लोड दिया गया है, ई दिया गया, एल दिया गया, पूछा कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो आप पी एल अपान ए, जो मतलब एक्सियल स्टिफनेस है, पी एल वही रहेगा, एक्सियल स्टिफनेस क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। अब बोल रहा है कि ये कंपोजिट बार है, उसको क्या किया जा रहा है कि इस ये कंपोजिट बार इस टाइप का है, उसको एक इक्विवेलेंट बार से रिप्लेस कर दिया जा रहा है, जिसकी टोटल एरिया ए वन प्लस ए टू है और लेंथ एल है। तो क्या होगा कि जो एंग मॉडुलस है वह क्या होगा, तो इसको जस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होगा, ए वन प्लस ए टू अपान ए वन प्लस ए टू, बहुत सिंपल है। अब हमने जैसे बात किया था प्रिज्मेटिक बार की, हमने ऑलरेडी देख लिया। नॉन प्रिज्मेटिक बार क्या होता है कि जिस ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जब भी आएगा तो हम उसको नॉन प्रिज्मेटिक बार बोल देते हैं। अब क्या होगा कि इसमें सर्कुलर टाइप का होता है, ट्रेपेजोइडल टाइप का होता है। अब पहले सर्कुलर की बात करते हैं। अगर सर्कुलर नॉन प्रिज्मेटिक बार है तो उस पर अगर हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इधर का डायमीटर D1 था, इधर का D2 था, तो हमने D1 से x डिस्टेंस पे एक सेगमेंट लिया, तो उसकी विड्थ क्या थी, dx है, और इसकी जो टोटल यहाँ इसका जो
इसका जो डायमीटर, इसका जो थिकनेस थी dx है, और इसका जो डायमीटर क्या है वो कैपिटल dx है। अब हम इसको क्या इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से इसको, ये पूरा क्या था, d1 था, इसका हाफ क्या होगा d1/2। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये d1/2 था, इतने कहा वो हम समझ रहे हैं, इतने इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो ये d1/2, ये d2/2, यहाँ से एक लाइन रहा थीटा, तो y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का आपने इक्वेशन देखा ही होगा, ये dx/2 हो गया। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, d2 माइनस d1/2 इंटू एल इक्वल टू dx माइनस d1 2 इंटू dx। तो यहाँ से बस आप tan थीटा निकाल लेंगे तो dx को ऐसे लिख सकते हैं, d1 प्लस d2 माइनस d1/l इंटू x। अब इसको अब ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं, इंटरपोलेशन से भी डायरेक्ट आप dx लिख सकते हैं। तो एनी हाउ आप dx कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिग्मा एक्स क्या होगा, p/ax, ax क्या होगा π/4 इंटू dx स्क्वायर। अब इसमें क्या था कि सिग्मा एक्स इक्वल टू p/dx हमने यहाँ से निकाला। तो अब क्या होगा कि यह क्या है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे dx भी चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। तो हम इसको d, जो इसका डिफ्लेक्शन होगा उसको डी डेल्टा डिफाइन करेंगे, और p कांस्टेंट है, dx जो जो इसकी जो थोड़ी सी हमने स्ट्रिप लिया वो dx हो गई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ax था इंटू ये। अब इसके हम इस सारी वैल्यू को रख देंगे, रखने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l। तो हमें जो डिफ्लेक्शन होगा, जो सर्कुलर जो टेपरिंग बार है, वो मिल जाएगा 4pl/πe d1 इंटू d2। रेक्टेंगुलर के केस में भी, जो रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल वाला सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस इसमें क्या है कि आपका एरिया क्या होगा, एरिया इसमें इसमें थिकनेस जो है कांस्टेंट है, थिकनेस नहीं चेंज हो रही है। तो इसका ये थिकनेस टी हो जाएगा, तो बस आपका जो एरिया है वो बी एक्स इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एरिया सर्कुलर थी तो अलग फार्मूला लगा, बाकी चीज एकदम सेम करेंगे। तो जो अगर आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा, पी एल लॉग ई b2/b1 डिवाइड बाई ई टी b2 - b1। अब बात करते हैं कि जो जो बार है प्रिज्मेटिक बार, उसमें प्रिज्मेटिक बार को आपने ऐसे लटका दिया। अब उसका कुछ सेल्फ वेट होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा, जो ड्यू टू ग्रेविटी उसके उसमें कुछ लटका है, तो कुछ उसमें जो डिफ्लेक्शन होंगे, तो वह उसके सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ कुछ चीजें इसकी दी गई है, ये बार था उसका यूनिट वेट दिया है गामा। अब यूनिट वेट हमने क्या किया, एक यक्स यहाँ नीचे से, ये भी बार था, ए से एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लिया जिसकी थिकनेस dx थी, और उसका हमने एरिया ले लिया। तो सिग्मा ये डब्ल्यू एक्स हम मान लिए कि यहाँ पे वेट उसका कंसंट्रेटेड था, डब्ल्यू एक्स जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा, W(x/a)। अब डब्ल्यू एक्स क्या होगा, वेट को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, तो गामा इंटू ए इंटू एक्स डिवाइड बाई ए। तो एरिया एरिया कट के यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, गामा इंटू एक्स होगा। अब डिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो पार्शियल जो डी डेल्टा एक्स क्या हमने लिखा था, लोड इंटू लेंथ डिवाइड बाई ए। तो डब्ल्यू एक्स क्या था हमारा, गामा ए एक्स, डी एक्स है ही, ये यहाँ पे लिख दिया, तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वह प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, अगर अगर किसी ने कोई बोला कि हमारे पास दो प्रिज्मेटिक बार हैं, एक का एरिया मान लीजिए 100 mm² है, दूसरे का एरिया 200 mm² है, तो दोनों के डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा, तो सेम होगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है जो डिफ्लेक्शन है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या निकाला कि जो टोटल वेट था, अगर हम पूरे टोटल वेट को गामा इंटू ए एल, गामा को W/A लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले में गामा को W के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये जस्ट लिखने का एक तरीका होगा। अब हम बात करते हैं कोनिकल बार। कोनिकल बार मतलब आप कोनिकल बार ऐसा होता है जस्ट आपने जैसे आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम की तरह ये कोनिकल बार दिखता है। तो इसको हम बहुत सारे आप फैक्ट्रीज में मशीन्स में देखेंगे, ये कोनिकल टाइप का स्क्रू मिक्सर होता है। तो
तो इस टाइप का जो शेप होता है उसको कोनिकल बार होते हैं, उसकी मैकेनिज्म कोनिकल बार के इक्विवेलेंट होती है। इसकी जब हम निकालते हैं, इसका जो हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो सेम है कि ये यहाँ से इसके बॉटम पोर्शन से एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो ये समझते हैं, हमने मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ का जो रेडियस है वो आर एस है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एक्स पाई आर एक्स का होल स्क्वायर एट सेक्शन एक्स एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या, डी डी डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। तो डब्ल्यू एक्स को कैसे निकालेंगे, अब इसका वेट कितना होगा, जो आपका गामा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का हमारा वैल्यू एक्स है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई। अब अगर आपके पास दो बार हैं, ये वाला है, ये वाला है, इसका डायमीटर डी है, इसका 2d है, दोनों की लेंथ सेम है, तो बोल रहा है कि सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी। तो ये हम आपने समझ लिया, ए बी क्या था, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ए बी, बी सी को दो भाग में डिवाइड कर दिए ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बी सी, बी सी का जो खुद का वेट था उसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन होगा, और जो बी सी से ये ए बी लटक रहा उसकी वजह से होगा। तो ये डेल्टा ए बी को हमने क्या लिखा, सेल्फ वेट से हमने क्या निकाला, गामा एल स्क्वायर बाई 2 ई। अब डेल्टा बी सी क्या होगा, गामा एल स्क्वायर बाई बी सी वन क्या होगा, गामा एल स्क्वायर बाई 2 ई। अब बी सी टू क्या होगा, जो डब्ल्यू वेट ए बी का था और लेंथ, हम बी सी टू का निकाल रहे हैं तो लेंथ बी सी का लेंगे, वेट डब्ल्यू का लेंगे, एरिया भी बी सी का चेंज होगा और ई लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो गामा एल स्क्वायर बाई 4 ई। तो अब डिफ्लेक्शन क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो 5/4 गामा एल स्क्वायर बाई ई हो जाएगा। अब इसको लोग अलग कर देते हैं, इसमें गलत क्यों करते हैं, क्योंकि दो दो है और बोल रहा सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों का ऐड कर देते हैं तो गलत हो जाता है। उसमें क्या है कि इस कॉमन सेंस है, यहाँ बीसी से ए बी लटका हुआ है, तो ए बी जितना लटक रहा है उसकी वजह से भी बीसी में डिफॉर्मेशन, बीसी में भी डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास एक बार है और ये मान लीजिए आपके पास एक बार है, इसको आपने यहाँ पे होल्ड करके इसको ऐसे से नचा दिया। अब इसको जब नचाएंगे, इसको जब ऐसे से नचाएंगे तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा अगर ओमेगा से इसको नचाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसमें इस टाइप का जब भी आए तो आप किसी एक डिस्टेंस पे, यहाँ से ए बी था तो ए से एक्स डिस्टेंस पे एक आप स्ट्रिप ले लीजिए और स्ट्रिप ले करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो यहाँ से जो आर, यहाँ से जो एक्स डिस्टेंस अपने आपने लिया, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इतने के लिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपने पढ़ा होगा, तो इसका मास लेना है। आर मतलब आर कितना होगा, टोटल लेंथ यल था और ये एक्स है, तो यहाँ से जो ये लेंथ होगी वो यल माइनस एक्स बाई 2 होगी। तो आर हो गया, ओमेगा ओमेगा दिया है ऑलरेडी। मास क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स, इसका एरिया, एरिया इंटू एक्स, और यल बाई आर का वैल्यू यल माइनस एक्स बाई 2 इंटू ओमेगा। अब जो स्ट्रेस की क्या होगी, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स यहाँ था, एरिया यहाँ था, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम डी सिग्मा बाई 0 से लेकर के यल तक का इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो डेल्टा निकल के आएगा रो ओमेगा स्क्वायर यल क्यूब अपॉन 3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या था कि यहाँ इस एक बार था, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोड पी लगाया गया, तो बोल रहा है कि ए और बी पे कितने रिएक्शन डेवलप होंगे। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस आर है और इस डिस्क के r/2 रेडियस की एक डिस्क काट कर निकाल दी जाती है, तो बोल रहा था इसका सीजी कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सीजी का सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया क्या होगा, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। अब इससे निकाला जा रहा है तो ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका जो आपका कोऑर्डिनेट है, जो ओरिजिन है, यहाँ पे सेंटर पे लेते हैं, तो x1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये वाला निकाल लेंगे। बाकी एरिया जो है a1 और एक एरिया निकल रही है a1 माइनस a2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -r/6 आ जाएगा।
आइए थोड़ा समझते हैं कि टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंज आते हैं। टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं थर्मल, उसको बोलते हैं। जो अगर किसी बॉडी को हीट किया गया या कूल किया गया तो उसमें उसके स्ट्रेसेस में जो चेंजेस आते हैं, उसके इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। वह एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अलग अलग होती है। तो जैसे हमने लोड के केस में किया था कि लोड लगाया तो एक्स डायरेक्शन में चेंज स्ट्रेस आई, वाई जेड सेम कॉन्सेप्ट होता है। बट इसमें जो इसका एक्सपेंशन होता है, जो डेल्टा डेल्टा एल होता है, वह यल इंटू अल्फा टी। अल्फा क्या है कि जो एक थर्मल कोफिशियंट है। जब भी किसी बॉडी को आप हीट करते हैं तो वह एक्सपैंड होती है, और एक्सपैंड वह मेटल हो रही है हीट की वजह से, उसके अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस को ही हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अलग अलग मेटल के केस में अलग अलग टाइप की थर्मल स्ट्रेस, जो थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होता है। तो जस्ट आपको जानना है कि जो डेल्टा यल होता है, यल इंटू अल्फा इंटू टी। बी के केस में डेल्टा बी इक्वल टू बी इंटू अल्फा इंटू टी, वैसे डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ बोलना है कि एक बार है, इसको यहाँ पे थर्म इसको दो सपोर्ट के बीच में इसको इसको फिक्स कर दिया गया है और इसको गर्म किया जा रहा है, तो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगी। अब फिक्स किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा ए बी क्या होगी, वो जीरो होगी, टोटल डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो एक तो होगा कि जब गर्म करेंगे तो फ्री एक्सपेंशन होगा, और उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसके अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन को रोकेगी। तो जो एक्सपैंड होगा वो डेल्टा एल अल्फा टी, और जो रोकेगा सिग्मा एल वाई। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अल्फा टी। अब इसमें क्या होगा, टी बढ़ेगा तो सिग्मा सिग्मा कंप्रेशन, जो कंप्रेशन स्ट्रेस आएगी। अगर टेम्परेचर घटेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। अब इसमें एक क्यूब है जिसका जो क्यूब है, जिसकी जो मतलब की साइड है यल है। अब इसमें अल्फा सिग्मा इक्वल टू यहाँ से क्या निकला, अल्फा टी। अब सिग्मा वाई और सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो है। अब बोला है कि डेल्टा वाई और डेल्टा जेड कितना होगा। तो एक सिग्मा डेल्टा वाई और डेल्टा जेड क्या होगा, ये जो सिग्मा एक्स की वजह से होगा और म्यू टाइम्स जो सिग्मा एल वाई ही होगा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा आप जस्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें फाइनल जो एक्स एक्स लॉन्ग एक्स डिफॉर्मेशन होगा वह जीरो है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक बार है, बार को क्या किया गया है कि एक्स डायरेक्शन में रजिस्ट कर दिया गया है। इस एक्स डायरेक्शन में रजिस्ट, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो के है। अब बोला कि बार का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है T°C। तो ये ए बी है, ये बी सी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ए बी एक्सपैंड होगा और स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो जो एक्सपेंशन का हमने देखा है, फ्री एक्सपेंशन माइनस जो स्ट्रेस डेवलप हुई उसकी वजह से एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल बाई ए। और स्प्रिंग के केस में क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही थी, माइनस साइन हो जाएगा, एफ एस बाई के, ये डिफ्लेक्शन हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सिग्मा निकाल सकते हैं, सिंपल। अब क्या होगा कि थोड़ा इसको और समझ, जस्ट हम कुछ कुछ आपको केस बता रहे हैं, उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो टेम्परे जो कंपोजिट बार था उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे एक कॉपर का था एक स्टील का, तो दोनों, तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मतलब जो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा कि एक में एक्सपेंशन होगा एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो टोटल जो फोर्स इसमें डेवलप होंगे वह सेम होंगे। पहला कंडीशन होता है जब कंपोजिट बार है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो इसमें कॉपर में डेवलप हो रहा है वह स्टील के टेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो सिग्मा सी ए सी इक्वल टू सिग्मा सी, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो सेम होंगे, तो डेल्टा ए सी बाई डेल्टा ए एस। और थर्म टेम्परेचर के केस में स्ट्रेस का हमने ये एक्सप्रेशन देखा था, यल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल वाई, दोनों के केस में लिख देंगे। अब इसमें क्या है कि
स्ट्रेस, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ये निगेटिव होगा, इसमें क्या होगा कि कंप्रेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला चीज। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो जो स्ट्रेस और स्टील में डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर घटेगा तो सेम कंडीशन, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा कि ये टेम्परेचर घट रहा मतलब कूलिंग किया जा रहा है, तो ये स्ट्रेस नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, और इस केस में ये निगेटिव दोनों हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी बाय ये आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जस्ट आपको, जैसे यहाँ पे एक था, एक बार है, इधर उधर दोनों साइड में फिक्स कर दिया कि इसका टेम्परेचर ये है। अब बोल रहा है कि इस बोला गया कि ये जो बार है इसका टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। तो हमने एक स्ट्रिप मान लिया यहाँ पे, वहां का टेम्परेचर Tx था और ये डिस्टेंस x पे था, तो Tx/x अपॉन टोटल T/L, तो यहाँ पे Tx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल्टा कितना होगा। तो 0 to डेल्टा डी डेल्टा यल अल्फा डेल्टा टी, यल मतलब dx, अल्फा मतलब अल्फा, tx एल अल्फा डेल्टा टी, जो ये tx टेम्परेचर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यल अल्फा T/2 आ जाएगा। अब क्या है कि टोटल डेल्टा ए भी क्या होगा, 0 होगा, जो मतलब डिफ्लेक्शन होगा वो 0, क्योंकि दोनों साइड से फिक्स है। तो फ्री एक्सपेंशन माइनस सिग्मा L/E, तो ये यल अल्फा T/2 माइनस सिग्मा L/E, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, ई अल्फा T/2। तो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसा आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कैसे किया जा रहा है, बस उतने से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सपोर्ट लगाया गया। अब बोला है कि टेम्परेचर यहाँ से इसको हीट किया जा रहा है नीचे की साइड में, यहाँ पे टेम्परेचर 0 था और T डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जा रहा है। तो इसमें पूछा है कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा अप्रोच है कि आप मान लीजिए आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, जब इसको हीट किया गया तो इस टाइप से ये बेंड हो गई, और जब ये बेंड होगी तो इसको यहाँ पे एक रेडियस इसका मान लीजिए, रेडियस R+H, थिकनेस H दी गई है, तो ये था टोटल रेडियस कितना, R+H। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ से डेल्टा एल, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसको अब थोड़ा सा इस वाले सर्कल को आप पूरा पूरा सर्कल बना दीजिए। अब क्या होगा कि ये पूरा सर्कल हो जाएगा, तो ये डेल्टा हो गया, और ये टोटल कितना था, 2r माइनस डेल्टा हो गया, और ये वाली लेंथ क्या थी, L/2 L/2 L/2। अब जो सर्कल का जो प्रॉपर्टी होती है उससे क्या लिख सकते हैं, L/2 इंटू L/2 इक्वल टू डेल्टा इंटू 2r माइनस सिग्मा, 2r माइनस डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ आपको यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि जो थीटा, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होगा, L/R। तो L प्लस अल्फा L/T/R+H, तो R+H/R लिख सकते हैं, और इसको इधर लिख सकते हैं, तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा T/H इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जो R रेडियस हमने माना था, रेडियस की वैल्यू अल्फा T/S थी, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू ये आ जाएगा, अल्फा T L²/8H। प्रोबेबली हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि नट बोल्ट असेंबली का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तब तक के लिए आप इसको, अगर कहीं आपको कुछ लगे कि चीजें समझ में नहीं आई हैं, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल और डिस्क्रिप्टिव वे में आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया, अगर लग रहा है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि ये चीज पर्टिकुलर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और हम ट्राई करेंगे आपको जितना अच्छे से हो सके अच्छे से समझाने का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नट बोल्ट असेंबली के कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ।